गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडिंग हार्ड। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ कहा नहीं, बस बोला है कि ठीक है हम लिस्टिंग कर देंगे। किस चीज की लिस्टिंग कर देंगे? तो बहुत टाइम से बहुत सारे पिटीशंस फाइल हुए थे, बहुत सारी याचिका फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग कि ईवीएम और वीवीपैट को टैली किया जाए। मतलब आपने कभी वोट दिया है? बिल्कुल दिया होगा, आप बिल्कुल 18 साल से ऊपर के ही होंगे। अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो इस बार जरूर देना। लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, वोट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका मोरल ऑब्लिगेशन है, एक तरह से आपकी ड्यूटी है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इस ड्यूटी से भागिएगा मत और वोट दीजिएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी। आपको कौन पसंद है नहीं पसंद है, हर एक चीज का ध्यान रखते हुए वोट दीजिए। अगर आपको कोई नहीं पसंद आ रहा है फिर भी आपके लिए ऑप्शन है नोटा का, वहां पे अवेलेबल है ना। आप कहोगे कि नोटा से क्या होता है, उससे तो कुछ होने नहीं वाला, नहीं होने वाला, बट एटलीस्ट पता चलता है। अगर मान लीजिए नोटा सबसे ज्यादा आ रहा है तो सेकेंड मोस्ट जो बन रहे हैं वो बन जाएंगे इलेक्टेड, वो इलेक्ट हो जाएंगे, बट उनके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन रहेगा ना कि अच्छा वो लोगों की पसंद नहीं थी, कोई बढ़िया नहीं था इसीलिए वो बन गए। तो कोई भी रीजन हो आपका, हर रीजन जस्टिफाइबल है। वोट नहीं देना ये जस्टिफाइबल नहीं है, वोट देना सबसे पहली बात मोरल ड्यूटी है। और दूसरी बात, जब आप वोट देने जाना तो सिर्फ वोट देके मत आ जाना, अपना टाइम लेना और अच्छे से हर एक चीज को नोटिस करना, ईवीएम से लेके वीवीपैट तक को। जब आप वोटिंग देने जाओ तो आप देखो कि ईवीएम किस तरह का दिखता है, कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज की वहां पे सिंबल रखी हुई है, क्या क्या मेंशन्ड है, उनका नाम, सिंबल, बटन किस कलर का है। जब आप वीवीपैट पे देखने जाना तो पर्ची आएगी, तो पर्ची पे देखना कि कितने सेकंड तक वो पर्ची रुक रही है या फिर कितने मिनट तक वो पर्ची रुक रही है, उस पर्ची पे क्या क्या मेंशन्ड है। हर एक चीज को गौर करना, ठीक है। आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, नहीं, ये सब पढ़ना है और ये सब आपको जानना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेवेंट होगा। तो जब आप वोट देने जाते हो तो आपने ईवीएम पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो आपको पसंद है उनको वोट दे दी। जब आप वोट दे दोगे तो वीवीपैट पे, आपने ईवीएम पे वोट दे दिया तो वीवीपैट पे एक पर्ची दिखती है 7 सेकेंड्स के लिए, उसमें मेंशन रहता है कि आपने किनको वोट दिया, उनका नाम, सीरियल नंबर और पॉलिटिकल पार्टी 7 सेकेंड्स के लिए रखती है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ आपने जिनको वोट दिया वोट उन्हीं को गया है, कहीं और नहीं गया है। आप वोट देके निकल गए। तो अब क्या होता है कि ये जो ईवीएम और वीवीपैट की जो वोटिंग होती है इनको टैली किया जाता है, जो सीरियल नंबर मेंशन रहता है वीवीपैट के पर्ची से उनका ईवीएम से टैली किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कुछ हैकिंग वगैरह नहीं हुआ है, कुछ माल फंक्शनिंग नहीं हुई है। तो इस तरह की जो टैली है ना, ये हर जगह नहीं होती है, ये रैंडमली किसी 5 पोलिंग्स बूथ पे हो जाती है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। पर डिमांड चल रहा है काफी टाइम से कि नहीं, सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, आपको 100% टैली करनी है। इस चीज के लिए पिटीशन भी फाइल है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ठीक है हम अगले हफ्ते देखेंगे, इसके बारे में लिस्टिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, 19 अप्रैल से इलेक्शन स्टार्ट है। तो जो भी वकील हैं जो इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी पटिशनर है, वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ये चीज सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चले जाओ और 100% टैली हो। तो उसी के रिगार्डिंग हम जानेंगे। इसी कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन भी है, हर एक चीज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होगा, चुनावी माहौल है और हमें फिल्टर करके पढ़ना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट चीजों को, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने कहानी कही ना, उसी को लिंक करके क्वेश्चन दे रखा है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फेयर इलेक्शन के लिए, इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए? किस केस की बात है, किस केस में कहा कि वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होगा, बिल्कुल होगा। बताइए कौन से केस के अंडर में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अपहरता आवश्यकता थी और ईसीआई को ईवीएम में वीवीपैट पेश करने का निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप वीवीपैट लाइए, ईवीएम के साथ वीवीपैट भी लाइए ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। बताइए कौन सा केस था? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, पर जो पुराने बच्चे हैं जो बहुत टाइम से क्लास को देख रहे हैं वो बहुत आराम से डील कर लेंगे, क्योंकि एक केस को छोड़ के सारे केसेस हमने बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस कर रखा है। ये भी हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, क्योंकि आप भूलते बहुत हो, है ना, पर मैं भूलने नहीं दूंगी। ये कौन सा केस था? तो ये सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का केस था, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा। इस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करना है ईवीएम के साथ। किसको कहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का कौन सा केस था? राज्यसभा में जब क्रॉस वोटिंग हुई थी हिमाचल प्रदेश में, तब हमने पढ़ा था कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जहां पे राज्यसभा के इलेक्शन के लिए एक केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुलदीप नायर केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो बैलेट वोटिंग होती है वो ओपन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ओपन रहेगी, कम से कम चलो ठीक है ट्रांसपेरेंट रहेगा, करप्शन तो मत कम हो रहा है, ठीक है। तो किस केस में ओपन वोटिंग के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कुलदीप नायर को के केस में कहा। उसके बाद फिर इलेक्शन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कौन सा केस है भाई? ये है इलेक्टोरल बॉन्ड का केस। हर रोज कुछ ना कुछ आर्टिकल इसको लेके आते ही रहता है ना। बिल्कुल पैनी निगाह से पढ़ना है, अगर कुछ भी निकल जाए जो इंपॉर्टेंट होगा उसको डील करेंगे। फिलहाल अभी वैसी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके कुछ वैसी इंपॉर्टेंट बात नहीं आई है, बट हमने पढ़ रखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कैसे? एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। बेरूबारी केस बहुत अच्छे से डील किया था जब हमने जाना था क्या कचतीवू आइलैंड की डिस्प्यूट को, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा और फिर खारगे साहब ने क्या रिप्लाई दिया। उसी टाइम में हमने नेहरू नून एग्रीमेंट के बारे में भी जाना था और बेरूबारी एग्रीमेंट के भी जाना था कि आर्टिकल 3 के इस केस के अंदर आर्टिकल 3 को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और क्या क्या वर्डिक्ट निकल के आई थी वो भी पढ़ा था क्या बेरूबारी केस में। चलो ठीक है, तो सुब्रमण्यम स्वामी केस वर्सेस इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था वीवीपैट अलॉन्ग विद ईवीएम। और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है हम देखेंगे आपकी जो भी याचिकाएं हैं, जो कहता है कि हमें चाहिए 100% टैली करना है ईवीएम का वीवीपैट से। वीवीपैट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, स्पेशली फुल फॉर्म याद रखना है। और मैंने बताया कि अभी सिर्फ 5 रैंडमली पोलिंग बूथ सेलेक्ट कर लिए जाते हैं हर कंस्टिट्यूएंसी में, जहां पे वीवीपैट को स्लिप को मैच किया जाता है, ठीक है। इस आर्टिकल में जो जो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई थी वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या निकल के आई थी? इस केस की रिगार्डिंग आया था कि 2013 के केस है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जहां पे ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए और कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए वीवीपैट को इंट्रोड्यूस करवाया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं चाह रहा है कि ऐसा हो। क्यों नहीं चाह रहा है? सबसे पहली बात, फिर फायदा क्या हुआ बैलेट पेपर रिमूव करने का? वहां पे भी टाइम लग रहा था, हर एक पेपर से एक एक वोट काउंट करना, यहाँ पे भी काउंट करना पड़ रहा है। और उनका क्या कहना है कि अगर हम 100% वीवीपैट के स्लिप को काउंट करेंगे तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वीवीपैट के स्लिप्स होते हैं ना वो केमिकली कोटेड होते हैं और वो थोड़े से स्टिकी होते हैं, और एक वीवीपैट अलोन से हमें बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम घंटा लग जाएगा उसको काउंट करने के लिए। मतलब इलेक्शन का रिजल्ट लाने में डिले हो जाएगा, 1-2 मंथ डिले रिजल्ट आएगा। ये किसका कहना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। जो भी इस आर्टिकल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बात थी हमने डिस्कशन कर लिया। केस याद रखना, सुब्रमण्यम स्वामी केस वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है, और अगर मेंस के एग्जाम में बैठ रहे हो और आपसे इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो ये केस मेंशन कर दोगे ना बाबू, तो बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वीवीपैट की ही रिगार्डिंग है। क्यों? क्योंकि चुनावी माहौल है और बहुत चांस है कि इन सब एरिया से क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछेगा कि आप भी घूम जाओगे। तो घूमना नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने मेरी क्लास कर रखी है। चलिए बताइए, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए रिगार्डिंग वीवीपैट। क्या था वीवीपैट? अच्छे से पढ़ा है हमने, बताइए। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ओके, फुल फॉर्म याद रखना, रट जाना। स्टार्ट करते हैं। वीवीपैट, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वीवीपैट का प्रयोग सबसे पहले नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। क्या ये बात सही है? वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे लोकायुक्त के बारे में पूछा था कि सबसे पहला स्टेट कौन सा था, याद है? महाराष्ट्र। और जीएसटी कौन से स्टेट में आया था, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो इसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है। तो वीवीपैट जी हाँ, सबसे पहले नागालैंड की जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है नॉक्सेन, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। मुझे पता है फैक्चुअल बातें आप भूल जाते हैं, बट बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैं बार बार रिवाइजन करवाऊंगी इसका। तो जी हाँ, नॉक्सेन जो है असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नागालैंड की, वहां पे वीवीपैट सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ऑन लार्ज स्केल वीवीपैट अलोंग विद ईवीएम्स यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2013 मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। मतलब बड़े पैमाने पे मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या वीवीपैट यूज हुआ था अलोंग विद ईवीएम। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, और याद रखना। चलो ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि
2017 के असेंबली इलेक्शन में ईवीएम वेयर यूज्ड थ्रू आउट द इंटायर स्टेट इन गोवा फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब मिजोरम में लार्ज स्केल पे यूज हुआ था, सारे कंस्टिट्यूएंसी में नहीं यूज हुआ था, सारे पोलिंग बूथ पे नहीं था। बट अगर हमसे पूछे कि सारे कंस्टिट्यूएंसी में, सारे पोलिंग बूथ में कौन से स्टेट में पहली बार ईवीएम और वीवीपैट दोनों एक साथ यूज हुआ था, तो वो गोवा में हुआ था। याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? नॉक्सन नागालैंड में। अगर बड़े पैमाने में बात की जाए तो मिजोरम में, बट अगर ओवरऑल स्टेट में बोला जाए तो गोवा में। बिल्कुल सही बात है और ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत होगा क्योंकि अभी तक सारे स्टेटमेंट सही आ रहे हैं। 2014 के भारतीय आम चुनावों के दौरान सभी 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम की साथ वीवीपैट की शुरुआत की गई थी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज गलत है यहाँ पे। ये जो 2014 है ना, वो नहीं होगा, ये होगा 2019 के इलेक्शन में। ठीक है, पहली बार आम चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट पूरी रूप पे यूज की गई थी। ठीक है, बिल्कुल याद रखना, सभी लोकसभा क्षेत्रों में यूज हुआ था ये। 2019 में इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना, और आपको आपका आंसर मिल गया। क्वेश्चन से हमने बहुत सारी बातें जानी है। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, बट थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ऑफिसर बनना है, ऐसे ही नहीं काम चलने वाला है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुश करो, बट इजी है, बार बार बस रिवीजन करना है। पीडीएफ अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आओ क्लास करो, 2 दिन में 1-2 बार बस ऐसे स्क्रॉल कर लो मोबाइल फोन से ही, बिल्कुल याद हो जाएगा। हर एक वीक के बाद फिर से स्क्रॉल करना, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन एक बैठोगे, एक साथ करने के लिए बैठोगे तो भाई तो लंबा लगेगा, है ना। तो फिर अब जानते हैं वीवीपैट के बारे में। तो वीवीपैट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन प्रिंटर मशीन है। मतलब मैंने बताया कि आप जब वोट देने जाओगे, जो बिल्कुल आप जाओगे ना, बिल्कुल जाना। तो आप जब वोट दोगे ईवीएम पे, आप अपना वोट दिया, तो वीवीपैट पे स्लिप शो करता है और आपको बताता है कि आपने किस में वोट दिया। तो इसे क्या शोकेस कर रहा है कि बता रहा है कि हाँ, आपने जिसको वोट दिया है, वोट उन्हीं को गया है, कहीं और नहीं गया है। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है आपका? बिल्कुल हो रहा है। आपको पता है कि आपने जिसको चुना है वही जा रहे हैं, बिल्कुल। तो वीवीपैट यही चीज को कंफर्म करके बताता है। ठीक है, वेरीफाई करता है कि वोटर ने जहां वोट डाला है वहीं गया है। ठीक है, और रिकॉर्ड करता है एक्यूरेटली। क्या क्या मेंशन रहता है उस स्लिप में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, कैंडिडेट का नाम, सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट और पार्टी का सिंबल। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने सेकंड के लिए दिखता है? 7 सेकंड के लिए दिखता है। ओके, उसके बाद फिर 2014 के लोकसभा इलेक्शन में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, पर पूरी तौर पे 2019 में हुआ था। ठीक है, अगर पहली बार पूछा जाए तो 2014 में जी हाँ यूज हुआ था, पर हर जगह नहीं था ये। पर 2019 में थ्रू आउट 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में था ये, याद रखना। ठीक है, उसके अलावा क्या कह रहा है? ये जो वीवीपैट की मशीन है उसको कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ पोलिंग ऑफिसर्स ही कर सकते हैं। और ये क्या करता है? ये इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर सके, और अगर डाउट हो जाता है, अगर आपने ईवीएम पे ऐसे वोट डाल दिया बटन, आपको ध्यान नहीं रहा कि अरे यार कहीं गलत तो नहीं वो चला गया, तो आपके डाउट को कंफर्म कर देता है ना। क्या? वीवीपैट। बिल्कुल। अब ईवीएम कह रहे हैं तो ईवीएम के बारे में भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बार 1982 में केरला में यूज हुआ था ईवीएम। याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। मुझे पता है बहुत फैक्चुअल बातें आ रही हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट चुनावी माहौल है और मुझे पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। क्योंकि मैंने इसको एक बार डिस्कस कर रखा है, तो मैं ऐसा नहीं कि इसको नहीं डिस्कस करूंगी, मैं बार बार डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप भूलते हो, मैं भूलने नहीं देने वाली। चलो, ईवीएम सबसे पहली बार कहाँ आया था? केरला 1982 में। और इसको डिजाइन किसने किया है? इसने किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने किया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद ने किया है। फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए होता, ऑब्वियसली ईवीएम हर जगह मौजूद है, हर जगह तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, तो नहीं, इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, ऑर्डिनरी बैटरी से चल जाता है, जो असेंबल करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ओके, याद रखना। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। जी हाँ, M3 मॉडल हमारे यहाँ अभी फिलहाल यूज हो रहा है, M3 मॉडल ऑफ ECI ईवीएम वीवीपैट। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईवीएम हैक हो रहा है, आता है ना, जब भी चुनावी माहौल आने लगता है तो लोगों का रहता है कि अरे यार नहीं, ईवीएम सही नहीं है। कुछ वर्ग के लोग कहते हैं वो नहीं, वो सही है, बैलेट पेपर से ज्यादा बेटर है ईवीएम। किसी वर्ग का कहना है क्या? नहीं, ईवीएम ज्यादा सही है। तो दोनों पढ़ेंगे, दोनों जानेंगे। बेनिफिट क्या क्या है? सबसे पहली बात, एक्यूरेसी बताता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है इनवैलिड वोट्स को, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है, डिस्प्यूट को कम करता है, एफिशिएंट होता है। ठीक है, मैनुअल काउंटिंग करने के टाइम में अगर आप बैलेट पेपर से वोट दे रहे हो तो मैनुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी, इधर उधर हो सकता है वोट, बट यहाँ पे
नहीं, यहाँ पे तो एफिशिएंसी अच्छी है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर और वेरीफाइबल वोट रिकॉर्डर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो ट्रांसपेरेंट होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। अगर बैलेट पेपर से वोट कर रहे हैं, पेपर यूज हो रहा है लंबे अच्छा खासा, तो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो पेपर का कॉस्ट बच रहा है, प्रिंटिंग कॉस्ट बच रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रहा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल पेपर बैलेट। बिल्कुल, आप जानते हैं कंसर्न क्या है, क्यों कर रहे हैं लोग कहते हैं एक वर्ग की कि नहीं ईवीएम हटाओ वापस से बैलेट पेपर लाओ, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, लोगों का कहना है कि ईवीएम हैक किया जा सकता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत बार ऐसा कहा है कि हम आपको चैलेंज करते हैं, प्लीज आइए और हैक करके बताइए, बट फिर भी लोगों का कहना है कि हैक किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, रिलायबल नहीं है। लोगों का बहुत इशू है कि इस पे टेक्निकल इश्यूज भी आ सकती हैं और लोगों का इस पे ट्रस्ट नहीं है। किस पे ट्रस्ट नहीं है? ईवीएम पे ट्रस्ट नहीं है। बीइंग एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट दोनों पहलू जानना है और एक वे फॉरवर्ड निकालना है। ठीक है, कंसर्न जाना, बेनिफिट जाना, किसका? ईवीएम का। हर एक फैक्चुअल बातें जाने जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताइवान में, जी हाँ, बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक आया है। 25 साल बाद इतना भयावह अर्थक्वेक देखा गया है। तो मंडे एग्जाम में नॉर्मली पूछ सकते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन इजी करना होगा तो वो पूछ लेंगे कि हाल ही में अर्थक्वेक आया, किस देश में आया, किस जगह पे आया। ठीक है, थोड़ा सा अगर टफ करेंगे तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि अर्थक्वेक आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती हैं, इसलिए आता है। तो कौन कौन से प्लेटें टकराई थी जब ताइवान में अर्थक्वेक देखा गया था? तो बताइए। ताइवान में एक सबसे शक्तिशाली भूकंप आया जो मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट के टकराव से प्रभावित था, और उसके अलावा एक यूरेशियन प्लेट टकराया, दूसरा कौन सा प्लेट टकराया था? ये टकराया था फिलीपींस का प्लेट। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस का प्लेट आपस में टकराए थे, उसके बाद फिर वहां पे अर्थक्वेक आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सारे कंसेप्ट जानेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले सी, ये क्या है? रिंग ऑफ फायर है। क्या है रिंग ऑफ फायर? तो यहाँ पे बहुत सारी प्लेटें हैं। ठीक है, रिंग ऑफ फायर एक तरह से हॉर्स शू शेप एरिया बनाता है। जितना भी वोल्केनिक यहाँ पे वोल्केनोज है या फिर अर्थक्वेक जोन है, अगर आप उसको मिला लो सारे पॉइंट को, तो ये एक तरह का लाइन बनता है जो लगभग 40,250 किलोमीटर का होता है। पैसिफिक ओशन में प्रेजेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा। और हंड्रेड्स ऑफ वोल्केनो और अर्थक्वेक जोन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे मीट करते हैं। मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स कौन कौन है? यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन और पैसिफिक स्मॉलर प्लेट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, और लगभग 15 कंट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट है इस रिंग ऑफ फायर में। तो ताइवान भी है। ताइवान में आई क्या? अर्थक्वेक आई। क्यों आई? यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस की प्लेट टकराई थी। ये है फिलीपीन की प्लेट, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। ये दोनों आपस में टकराई, और सुंडा प्लेट भी यहाँ पे टकराई थी, जिसके चलते ताइवान में अर्थक्वेक आया था। कैसे हुआ था? अच्छे से समझेंगे क्या हुआ था। सी, प्लेट होती हैं। हमने जिब्राल्टर के बारे में जब पढ़ा था तब भी हमने जाना था कि जिब्राल्टर में हमने देखा है कि जिब्राल्टर कहाँ पे था? मोरक्को और स्पेन के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही है। यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों आपस में टकराई थी। कहाँ? जिब्राल्टर स्टेट में, जिसके चलते एक सबडक्शन जोन क्रिएट हो रहा था। पहले वो इनएक्टिव हुआ करता था, अब वो एक्टिव हो रहा है, जिसके चलते ये रिस्क है कि पोटेंशियली आगे वहां पे अटलांटिक का जो जोन है वो मिनिमाइज हो सकता है, कम हो सकता है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, उस टाइम बहुत अच्छे से जाना था। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस की प्लेट आपस में टकराई। ठीक है, सबडक्शन हुआ, जिसके चलते क्या हुआ? ताइवान में अर्थक्वेक आई। इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। ठीक है, इससे बहुत सारे की टर्म्स निकालेंगे, हर एक चीज जानेंगे। सबसे पहले हमने जाना रिंग ऑफ फायर के बारे में। ठीक है, ताइवान ससेप्टेबल है, यहाँ पे अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आती है। प्रोन रीजन है अर्थक्वेक और वोल्केनो को लेके। क्यों? क्योंकि रिंग ऑफ फायर के रीजन में प्रेजेंट होता है। कौन सी प्लेटें टकराई थी हमने पढ़ लिया। और इसके बाद फिर जापान ने भी इशू किया है कि हमारे यहाँ भी सुनामी आने की उतनी ही चांसेस, क्योंकि इतनी बड़ी भूकंप आई है तो कैसे नहीं आएगी इनके यहाँ सुनामी। ठीक है, चलो। और रिंग ऑफ फायर यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेजर माइनर प्लेट्स प्रेजेंट है। जैसे ताइवान का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है। टकराने से क्या होता है, मान लो कि कोई एक हैवियर प्लेट है, वो नीचे सबड्यू जाएगी, नीचे जाएगी, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर ही रह जाएगी। जो भारी प्लेट है जब वो नीचे जाएंगी ना, तो मैंने फिगर शायद दे रखा है, नहीं दिया था, चलो कोई नहीं। तो ये जब नीचे जाएंगी ना,
तो नीचे आपको ही पता है बहुत गर्म माहौल रहता है, ठीक है, कोर है, ये मेल्ट होने लगेंगी, मेल्ट होके मैग्मा बनाएगी, यहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट होगा और ये जो प्रेशर, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर क्रिएट होता है तो सीटी बजती है, वैसे यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा जिसके चलते वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि रिंग ऑफ फायर में बहुत सारी प्लेटें वहाँ पे टकराती रहती हैं, वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो देखे जाते हैं, अर्थक्वेक का जोन मैक्सिमम तौर पे रिंग ऑफ फायर में पाया जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण। क्यों वोल्केनो का इरप्शन होता है हमने ये भी समझ लिया। तो जो मैंने कहानी बताया ना सब लिखा हुआ है। क्यों वहाँ पे रिंग फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। इंटरेक्ट कैसे कैसे करती है, आपस में कोलाइड करती है, एक दूसरे के आगे पीछे जाती है, ऊपर नीचे जाती है, हर एक एंगल कर रखा है यहाँ पे डिस्कस। बहुत ही हाई नंबर्स ऑफ वोल्केनो वहाँ पे प्रेजेंट है, सबडक्शन जोन क्रिएटेड है, हर एक एंगल अच्छे से जाना समझा पढ़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके आर्टिकल में आई थी द हिंदू के श्रिम्प को लेके, झींगा मछली खाते हो ना, हाँ वही। तो पूछा जा रहा है कि 70% जो झींगा मछली है भारत की किस राज्य से मिलती है, ठीक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकेले भारत में झींगा उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा कैरी करता है, बताइए। 70% आउटपुट देता है श्रिम्प के लिए झींगा मछली। सिर्फ राजस्थान कहां से करेगा, लैंडलॉक है, काट दो, पहली हट गई। अब बताओ, आंध्र प्रदेश करती है। तो क्यों है न्यूज में, तो इंडिया ना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। 21% यूएस का जो डिमांड है श्रिम्प की मछली का, झींगा, यूएस वालों को ना ये झींगा की मछली बहुत पसंद है और 21% उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इंडिया फुलफिल करता है। तो लगेगी ना मिर्ची उनको, बिल्कुल लगेगी। तो उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ के जो भी फार्मर है, जो भी इसको उगा रहे हैं, जो भी इसके पीछे मजदूर लगे हुए हैं, उनको बहुत इनह्यूमेन कंडीशन से गुजरना पड़ता है, बहुत क्रुअलिटी का सामना करता है, ऐसा उन्होंने एलिगेशन लगाया है। इन्वायरमेंटल अब्यूज होता है इस चीज को लेके ताकि श्रिम्प का ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। किसने लगाया है, अमेरिका वालों ने लगाया है। खा भी रहे हैं बट क्योंकि इंडिया से ज्यादा आ रहा है तो उनको पच नहीं रहा है, इस तरह का एलिगेशन लगाया है। तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने इस चीज को एड्रेस करने के लिए, इस एलिगेशन को देखने के लिए, ताकि हमारा जो इंडिया का रेपुटेशन है ग्लोबल लेवल पे वो इधर उधर ना हो, इसके लिए कमिटी बैठाई, मिले वो जो भी सी फूड एक्सपोर्टर्स हैं उनसे और देखा कि क्या जो एलिगेशन लग रहा है वो सही है या फिर गलत है। 21% जो यूएस का डिमांड है श्रिम्प का वो इंडिया फुलफिल करता है और आंध्र प्रदेश 70% झींगा मछली उत्पाद करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपियन यूनियन की कंट्री ने हाल ही में लीगलाइज किया है रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनबिस, बताइए। भांग, अभी होली गई है तो रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनबिस को लीगलाइज कर लिया है। पहले इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा कैनबिस रख सकते हैं, थोड़ा सा मैरिजुआना रख सकते हैं, पहले इन्होंने कहा था आप कैनबिस को लेके कह दिया। जी हाँ, ये है जर्मनी। जब मैरिजुआना का किया था तब भी हमने पढ़ा था, अभी कैनबिस का किया है तब भी हम पढ़ रहे हैं कि ये यूरोपियन यूनियन की लार्जेस्ट कंट्री हो गई जिन्होंने लीगलाइज कर लिया है रिक्रिएशनल यूज ऑफ कैनबिस। और ये इसमें कहा है कि आप अगर 18 से ऊपर हो तो 25 ग्राम कैनबिस को पोजेस कर सकते हो, अपने घर में 3 प्लांट उगा सकते हो, सिर्फ 3, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब हो सकता है यूरोप के लोग बहुत वैसे होंगे गिन के 3 प्लांट उगाते होंगे, हमारे यहाँ अलाउ कर दिया जाए तो अपने आप उग रहा है। 3 तो कहा था बस अपने आप हो गया, हम क्या करें। खैर चलो हटाओ। फ्रांस को लेके हमने क्या पढ़ा था, फ्रांस को लेके हमने जाना था फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ये तीनों मिलके बनाती है वीमर ट्रायंगल और ये कह रहे हैं कि हम खुद को रिवाइव करेंगे ऑन द बैकड्रॉप ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। इंपॉर्टेंट होगा, जाना था रीजनल अलायंस था फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। और फ्रांस ऐसी कंट्री बन गई जिन्होंने कहा है कि हम जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ हेयर कलर टेक्सचर उसको रोकेंगे। किसने कहा है, फ्रांस ने कहा है, ठीक है। उसके अलावा स्विट्जरलैंड और नॉर्वे, अगर हम इसको ऐसे करते हैं और प्लस में करते हैं आइसलैंड और प्लस में फिर करते हैं लेकिस्टीन, तो क्या बनता है, एफ्टा बनता है, जिसके साथ हमने टेपा साइन किया है। बहुत अच्छे से पढ़ा था एफ्टा, जब हुआ था नेगोशिएशन जब से स्टार्ट हुए थे तब से डील कर रहे थे। तो एफ्टा का हर एक चीज जान के, एफ्टा में कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये मत भूल जाना, है ना। तो याद रखना एफ्टा में कौन कौन आती है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लेकिस्टीन। लेक्टेस्टाइन अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन सुना है बट याद रखना, ठीक है। चलो
बहुत ही फैक्चुअल है। रिसेंटली इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किया गया है, किनको मिला है बताइए। अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है, किनको सम्मानित किया गया है? बहुत इजी, मुझे पता है कि आपको उसका आंसर पता है, मतलब अगर दूसरा ऑप्शन रहता तो शायद कंफ्यूज होते, क्योंकि ये दोनों मेल है, ये दोनों फीमेल है। कल हमने पढ़ा था कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, कौन? जूडिथ सुमनवा तुलुका, कल ही पढ़ा था। तो अभी बची क्या? मीना चरंदा, ठीक है, मीना चरदा, शायद प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही हो। तो ये जो मैम है, इनको मिला है इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड। क्यों मिला है? फॉर हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड सोशल सर्विस। मीना चरंदा ये प्रिंसिपल है कालिंदी कॉलेज की, जो डीयू की कॉलेज है, ठीक है। मिशेल टालाग्रांट, इनको मिला था एबेल प्राइज। और सफदवाला इब्ने शाहिद, ये जो है बांग्लादेश के एम्पायर है और इन्हें शुमार किया गया है बांग्लादेश के इलीट ग्रुप ऑफ एम्पायर में, ठीक है। पहले बांग्लादेशी एम्पायर बने जिनको इस तरह के ग्रुप में शुमार किया गया है। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम है अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ। ये जो रिपोर्ट आई है किसकी आई है? फिर से ऑप्शन उस तरह से नहीं दिया है कि आप कंफ्यूज हो, ऑप्शन उस तरह से दिया है कि आपको ऑप्शन का भी आंसर पता चल जाए, क्वेश्चन का भी आंसर पता चल जाए और बाकी के जो ऑप्शंस बच गए उसका रिवीजन भी हो जाए। जी हाँ, ये किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। इन्होंने ही हाल ही में रिलीज किया है अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेटिंग डेथ, ठीक है। क्या कहा है इसमें? इसमें कहा है कि 1/3 ऑफ माइग्रेंट्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जोन से आते हैं और 2/3 ऑफ माइग्रेंट्स जो है उनका मृत्यु, उनका रीजन, वो क्यों मर रहे हैं, उनके डेथ के रीजन को अभी तक नहीं पता कर पाए हैं और वो आइडेंटिफाइड है। मैक्सिमम जो कॉजेस हो डेथ की वो तो या तो ड्राउनिंग है या फिर एक्सीडेंट है या फिर सफोकेशन है, याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है अ डिकेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माइग्रेंट डेथ। ओके, चलो ठीक है। WH अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, अभी हाल ही में पढ़ा था कोविड नेट के बारे में कि WHO ये नेटवर्क बना रहा है, 36 कुछ लैब बनाएंगे अलॉन्ग विद 21 कंट्रीज, जिसमें से इंडिया के भी 3 लैब वहां पे प्रेजेंट है। ये काम करेगी ताकि कोरोना वायरस जैसे अगर कोई भी नई वायरस आती है या फिर उनका कोई नया म्यूटेंट फॉर्म आता है तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी रख सके, हर एक चीज का पहले से तैयार रहे, प्रिपेयर्ड रहे। किसने किया है? कोविड नेट, WHO ने किया है। उसके अलावा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन्होंने भी एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट का नाम क्या था बताइए जल्दी से? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम रिपोर्ट। क्या था? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट होगा किसका है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का। जब पढ़ा था तो अच्छे से जाना था, अभी रिवीजन कर रहे हैं, कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अंगटाड की भी एक रिपोर्ट आई थी, कल ही पढ़ा था हमने, बताइए। अंगटाड की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में बात कही गई थी कि 2024 में 3% की GDP वो रहेगी, बरकरार रहेगी और अच्छी भी रहेगी। क्यों रहेगी ये भी रीजन जाना था, क्योंकि इन्फ्लेशन स्टेबल है, प्राइसेस स्टेबल होंगी तो लोगों के पास पैसे होंगे, डिमांड बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। उसके अलावा डिमांड भी बढ़ रहा है, इसीलिए GDP पे कंट्रीब्यूशन होगा। फिर चैलेंजेस भी है जिसमें हमने जाना था कि बहुत सारे चैलेंजेस है, रेड सी में डिस्ट्रप्शन हो रखा है, साउथ चाइना सी, ब्लैक सी, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, हर जगह वॉर का माहौल है, इजराइल हमास, रशिया यूक्रेन, है ना। तो इंपॉर्टेंट होगा अंगटाड की रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट। और अभी हमने पढ़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की जो रिपोर्ट है, डिकेड फॉर डॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट डेथ, ठीक है। चलो, काफी फैक्चुअल पॉइंट। कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, ये कहां पे है? पॉइंट कैलीमर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। मैंने कहा है कि बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, हर एक को नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चंस वनडे एग्जाम में मैक्सिमम 1 से 2 पूछ लिए जाते हैं या फिर स्टेट पीसीएस में भी 1 से 2 ही पूछ लिए जाते हैं, बट आज के टाइम पे 1 मार्क्स क्या 0.25 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 0.25 मार्क्स से भी रह जाते हैं। तो 1-1 मार्क्स के लिए कॉम्पिटिशन तगड़ा है और नहीं छोड़ना है, ठीक है। बहुत सारे टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया में, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबको नहीं पढ़ सकते, पर जो न्यूज में आ रहे हैं उसको बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल जानेंगे। आपकी न्यूज में देखा गया है पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कौन से स्टेट में बताइए? तमिलनाडु में है, ठीक है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। क्यों न्यूज में था? तो यहाँ पे अभी हाल ही में एक सेंसस कंडक्ट करवाया गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक एनुअल वाइल्ड लाइफ सेंसस कंडक्ट करवाया गया है। कहाँ? पॉइंट
कैलीमर जो है कोडीकराई तमिलनाडु के रीजन में, जिसको कैप कैलीमर भी कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट पे है और इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ पे एक कोडी कुसघर टेम्पल भी प्रेजेंट है और एक चोला लाइट हाउस भी प्रेजेंट था, जो सुनामी जो आई थी 2004 में उसके चलते ध्वस्त हो चुका है। ये चोला एम्पायर की लाइट हाउस है जो अभी ध्वस्त हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंसस करवाया गया था, कहाँ? पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु में है। कर्नाटक को लेके हमने पढ़ा था BRT वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्यों पढ़ा था? क्योंकि फॉरेस्ट फायर है। फिर एक और हमने पढ़ा था कर्नाटक के बेंगलुरु में है बनेरघाटा नेशनल पार्क, क्यों पढ़ा था? क्योंकि यहाँ से नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके चलते प्रोटेस्ट हो रहा है। कहाँ? बनेरघाटा नेशनल पार्क। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप नेशनल हाईवे एक रिजर्व एरिया से निकालोगे तो जानवरों को परेशानी होगी, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ेगा। बनेरघाटा नेशनल पार्क कहाँ? कर्नाटक। तेलंगाना को लेके हमने पढ़ा था कवल नेशनल पार्क, क्यों पढ़ा था? तो यहाँ पे टीक वुड की तस्करी हो रही थी, बहुत पहले पढ़ा था, पर पढ़ा था क्या? तेलंगाना कवल नेशनल पार्क। और आंध्र प्रदेश को लेके पढ़ा था हमने अटपक्का बर्ड सैंचुरी, कोलेरू लेक के पास में है, कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। चलो, किस IIT ने बनाया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर दिल्ली एयर पोल्यूशन? बताइए किसने डेवलप किया है? दिल्ली वायु प्रदूषण के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली इसे विकसित किया है, किस IIT ने किया है? काफी फैक्चुअल है और इंपॉर्टेंट भी है, बताइए। ये क्या है? IITM पुणे, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, कहाँ? पुणे। इन्होंने दिल्ली के एयर पोल्यूशन को देखने के लिए, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए कि पोल्यूशन का सोर्स क्या है और किस तरह की पोल्यूटेंट है उसमें, इस चीज के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया है। किसने किया है? IITM पुणे ने किया है। फैक्चुअल है, मुझे पता है कि फैक्चुअल चीजें आप भूल जाते हैं, पर बिल्कुल नहीं डरना है, रिवीजन कराएंगे ना जैसे अभी करा रहे हैं। IIM शिलोंग गति शक्ति रिसर्च चेयर बनी है, कहाँ? IIM शिलोंग में बनी है। IIT मद्रास को लेके हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से जाना था कि यहाँ पे मिनी स्पेस बाय 2025 बनाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल जो लैब टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जा सके, कहाँ? IIT मद्रास में। और यहाँ पे और हो रहा था, जी हाँ, चेस का टूर्नामेंट हो रहा था, कहाँ? IIT मद्रास में हो रहा था। और उसके अलावा IISc बैंगलोर ने जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ मिलके कोलैबोरेट किया है। किस लिए कोलैबोरेट किया है? तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंट डैम बनाने के लिए। ये सारी जो भी मैंने अभी बताई हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है क्लास में, नए हो तो डरना नहीं, क्योंकि पहले डिस्कस कर रखा था, इसलिए अभी सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, हर एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। 3-4 दिन क्लास रेगुलर करो, चौथे दिन से सब कुछ अपने आप समझ में आने लगेगा, बिल्कुल नहीं डरना है। के स्टार, बताइए अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, ये क्या है? के स्टार, के पॉप सुनते हो ना, कोरियन सिंगर्स का, तो वही ब्लैक पिंक और पता नहीं क्या क्या है। तो के स्टार, जी हाँ, ये कोरिया का ही है। क्या है कोरिया का? AI सुपर कंप्यूटर है, फ्यूजन रिएक्टर है, AI विद इमोशनल इंटेलिजेंट है, या फिर क्वाशर है। ये फ्यूजन रिएक्टर है कोरिया का, ठीक है। क्या है? फ्यूजन रिएक्टर कोरिया का, और इसको कोरियन आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं। क्यों न्यूज में है? तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस 48 सेकेंड तक इसने सस्टेन किया था। किसने? इस फ्यूजन रिएक्टर ने, जिसके चलते क्या होगा? इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी की बात की गई है तो क्लीन एनर्जी का सोर्स होगा। आज ही एक आर्टिकल आई हुई थी जिसमें बात कही गई थी न्यूक्लियर एनर्जी को लेके कि जो भी इंडिया का टारगेट है, लाइक हमें 2047 तक विकसित भारत डेवलप नेशन बनना है, वो जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो बनना है, इन सब टारगेट को हमें अचीव करने में कौन हेल्प करेगा? न्यूक्लियर एनर्जी हेल्प करेगी। उसके लिए क्या करना होगा? न्यूक्लियर एनर्जी पे हमें इन्वेस्ट करना होगा, और इंडिया में करेंटली 1.6% ही कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर एनर्जी का। इस तरह की एक आर्टिकल आई थी, बहुत बढ़िया आर्टिकल थी, पढ़ना समझना अच्छे से, ठीक है। तो कोरिया की है के स्टार, क्या है? कोरिया की ये फ्यूजन रिएक्टर है। चलो, AI सुपर कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हम बनाएंगे एक AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर जो अभी के सुपर कंप्यूटर से 100 गुना ज्यादा बढ़िया रहेगी, और नाम रखा था स्टारगेट। क्या नाम रखा था? स्टारगेट। उसके अलावा AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस, न्यूयॉर्क बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूम, तो ह्यूम AI बना रहा है जो आपसे बात करेगा बिल्कुल इमोशनल लेवल पे। अगर आप उदास हो तो आपके पास आएगा और आपसे इमोशनल बातें करेगा, बिल्कुल आपको अकेला नहीं फील करने देगा। कौन? AI विद इमोशनल इंटेलिजेंस कौन बना रहा है? न्यूयॉर्क बेस्ड ह्यूम। फिर
कैसर, जिसको हम क्वासर भी कह रहे हैं। क्या है क्वासर? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, वंस अपॉन अ टाइम की बात है जब हमने क्वासर के बारे में जाना था। क्या था क्वासर? तो ब्लैक होल के बीच में प्रेजेंट होता है और ब्लैक होल है तो चीजों को अपनी तरफ खींचता है तो जिसके चलते क्या होती है, जो भी चीजें होती हैं एक लाइन में इसकी तरफ आकर्षित होती है और इसके अंदर समाती जाती है। जब ये एक लाइन में बनती हैं तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कोलाइड करती है, जिसके चलते एक बहुत ही भयंकर एनर्जी निकलता है। तो अभी तक का सबसे ब्राइटेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग क्वासर डिटेक्ट किया था हमारे साइंटिस्ट ने, जिसका नाम था J0529। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट होगा क्वासर क्या होता है। यूपीएससी में इस तरह के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि बीपीएससी का भी थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, तो हम बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। हम फैक्चुअल बातें भी जानेंगे और कॉन्सेप्चुअल बातें भी जानेंगे ताकि क्वेश्चन ना छूटे हमारे एग्जाम में। तो हो गया हमारा आज का सेशन डन। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पीडीएफ कमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको मिल जाएगी। अगर उसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।